हेलो एवरीवन, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हम लोग यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड साथ में ही हम लोग इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 25% से ग्रोथ करने का प्लान कर रहे हैं। और यदि बात करूं क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास में रहेगा FY 27 के अंदर। अब एक बार देखते हैं जो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई, एक बार मैं उसको प्रेजेंट करता हूं और एक बार जानने की कोशिश करते हैं क्या इनका जो एक्चुअल में जो गाइडेंस था उसको अचीव किया है या फिर उसको ओवर अचीव किया है। राइट, जिससे हमें एक बार क्लैरिटी मिल जाए, एक बार डिटेल में कंपेरेटिव एनालिसिस हो जाए। तो पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे इनका दिखाई पड़ रहा होगा। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनकी वाई एन वाई लोन बुक की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 25.70 लगभग 26% के आसपास में हुई है। क्यून की बेसिस पे लगभग 6.70% के आसपास में हुई है। डिसबर्समेंट की बात करूं तो यहाँ पे वाई एन वाई बेसिस पे लगभग 31% की ग्रोथ है। क्यून की बेसिस पे लगभग 3.60% के आसपास की ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल है। क्यून की बेसिस पे इनका ग्रोथ एंड पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कोई यहाँ पे दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करूं स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो इनका स्प्रेड भी यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है क्यून की बेसिस पे। ओपेक्स टू एसेट्स की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 2.80% के आसपास का दिखाई पड़ा है। ऑल्दो इनका गाइडेंस था लगभग 2.70% के आसपास का, बट यहाँ पे 2.80% के आसपास का ओपेक्स टू एसेट्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बात करूं 30 प्लस डीपीडी नंबर के पर्सपेक्टिव से, तो इनका 30 प्लस डीपीडी का नंबर यहाँ पे लगभग 3.2% के आसपास में क्यून की बेसिस में यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। तो इसके अंदर भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करूं प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 34.5% से ग्रोथ किया है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो क्यून की बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। करंटली 4.20% का रिटर्न ऑन एसेट इनका दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो यहाँ पे क्यून की बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ी है। 14.50% का इनका आरओ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो इनके जो हाईलाइट नंबर है देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इनका जो गाइडेंस था लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से वो यहाँ पे अचीव किया है। क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ी। एक बार फर्दर स्लाइड्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, इनका जो ओपेक्स टू एसेट्स है, इनका गाइडेंस 2.70% के आसपास का था, उसके अंदर 10 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा यहाँ पे एड ऑन हुआ है। और अब एक बार इनका जो बाकी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, उनको एक बार मैं यहाँ पे गो थ्रू करने की कोशिश कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा एक बार अच्छे से हमें इस एनबीएफसी और इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का हम लोग अच्छे से एनालिसिस कर पाएं। तो बात करता हूँ इनका, यहाँ पे मेंशन है कि यार इनका 85% जो लोन डिसबर्स है ना, वो विद इन 48 आवर्स के अंदर हो जाता है। और इनका जो मेजरली आपको तो पता है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो हाउसिंग लोन देती है, लाइक इनका जो 88% ईएमआई का पार्ट होता है वो लाइक यू कैन से अंडर कंस्ट्रक्शन जो हाउस होता है उसके पर्सपेक्टिव से रहता है। ठीक है। बाकी डायरेक्टली एक बार हम लोग स्लाइड्स की बात करते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, ऑपरेशनल पैरामीटर्स है, उनकी एक बार डायरेक्टली हम लोग गो थ्रू करके उनको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक इनका एक बार ये जान लेते हैं एयूएम बाई प्रोडक्ट क्या है। इनका हाउसिंग लोन टोटल लोन बुक में लगभग 83% कंट्रीब्यूट करता है, और लाइक बाकी का 17% के आसपास में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला पार्ट है। और लगभग 68% उन लोगों को लाइक लोन दिया जाता है जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, और जिनकी सैलरी लगभग 50,000 रुपए से कम दिखाई पड़ती है। तो ये यू कैन से टीयर 3 टीयर 4 सिटीज के अंदर हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। फर्दर ऑन बात करें इनका एक बार इनके स्प्रेड और यील्ड के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। इनका जो यील्ड है यहाँ पे क्यून की बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, और जो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो भी यहाँ पे क्यून की बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कम दिखाई पड़ा है। तो इनका जो स्प्रेड है यहाँ पे क्यून की बेसिस पे मेंटेन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 13% का यील्ड बना रहे हैं, ठीक ठाक यील्ड बना रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। बाउंस रेट के पर्सपेक्टिव से बात कर लें ईएमआई वाले दिन की, तो लाइक इनका बाउंस रेट वही लगभग 15-16% के आसपास में स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। और एक खासियत होती है किसी भी लाइक 100% सिक्योर लैंडिंग करने वाले एनबीएफसी को लेके, यार उसका जो जो ग्रॉस एनपी होगा, एसेट क्वालिटी होगा, वो हल्का फुल्का 20-30-40 बेसिस पॉइंट से ऊपर नीचे हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स लाइक विद इन 1% के आसपास फ्लक्चुएशन मारेगा। कोई बड़ा जंप नहीं आएगा, जो लाइक एमएफआई सेगमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं ना, वैसा कोई बड़ा जंप नहीं आएगा। और एक खासियत होती है सिक्योर लैंडिंग करने वाले एनबीएफसी की, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, राइट। बात करें कलेक्शन एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से, तो मार्च के महीने में इनका जो यूनिक कस्टमर्स का कलेक्शन एफिशिएंसी था लगभग 97.3% के आसपास में था। अप्रैल में गिर गया था, मई में थोड़ा इंप्रूव हुआ है, जून के अंदर वापस इंप्रूव हो गया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। लाइक इनका कलेक्शन एफिशिएंसी वापस लाइक यू कैन से अप्रैल के कंपैरिजन में लास्ट के 2 महीने में यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब फर्दर फर्दर इनका देखते हैं, लेकिन इनका एसेट क्वालिटी की बात ही कर लेते हैं। लाइक इनका जो आपका देखो 1 प्लस डीपीडी का नंबर यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। 30 प्लस डीपीडी का नंबर यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं क्यून क्यू बेसिस पे। और यदि बात करो ग्रोस एनपी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका ग्रोस एनपी भी क्यून क्यू बेसिस पे यहाँ पे 1.8% के आसपास में है। मतलब यहाँ पे ग्रोस एनपी भी इनका स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर भी ऐसे कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। मतलब इनका एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से
ऐसा कोई इंप्रूवमेंट फेज नहीं है लास्ट वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पर हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है इनका एसेट क्वालिटी क्यू-ऑन-क्यू बेसिस पे। तो आपको तो पता ही है लाइक लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के अंदर इनका थोड़ा एसेट क्वालिटी खराब हो गया था, वो ट्रम्प वाले टैरिफ के चक्कर में, लाइक इनका ग्रॉस एनपीए भाग के 1.9 से 2% के आसपास पहुंच गया था, बट उसके बाद वापस कंट्रोल में आ गया है। तो आप देखो यार इतना लाइक खराब होने के बाद भी लाइक 20 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे खराबी हुआ था, बट वापस यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो गया है, करंटली 1.80% के आसपास में ही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक वही ठीक है। बाकी के कुछ जो स्लाइड्स के बारे में देखें, यस ये वाली स्लाइड देखते हैं क्या है इनके अंदर। पैट की ग्रोथ रेट वैसे देख लिया, यहाँ पे नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पे अभी करंटली दिखाई पड़ रहा है लगभग 400 एक 4482 483 करोड़ रुपए के आसपास में। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो यहाँ पे क्यू बेसिस पे इनका जो आरओए है यहाँ पे बढ़ा है, अच्छी बात है। लाइक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो 50 बेसिस पॉइंट्स इनका आरओए बढ़ा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज को दिखा रहा है। बात करूं रिटर्न इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका रिटर्न इक्विटी लास्ट ईयर लोगों ने जो क्यूआईपी से पैसा रेज किया था ना क्वार्टर 1 में, उसके बाद में इनका क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर आरओई हो गया था लगभग 13.40% के आसपास का। उसके अंदर कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है एंड करंट इनका रिटर्न इक्विटी लगभग 14.50% के आसपास का, मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मतलब साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कंपनी यहाँ पे अपने ऑपरेशनल पैरामीटर पे यहाँ पे कंसिस्टेंटली क्यू बेसिस पे लास्ट क्यूआईपी से पैसा रेज करने के बाद में एक इंप्रूवमेंट वाले फैक्टर पे दिखाई पड़ रहा है, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमें इनके रिटर्न ऑन एसेट और इनके रिटर्न ऑन इक्विटी पर साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। लास्टली एक दो स्लाइड और देख लेते हैं जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, लाइक इनका एक आरओई ट्री देख लेते हैं। आरओई ट्री के अंदर इनका क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यस, इनका क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे स्टेबल है, लाइक 40 बेसिस पॉइंट के आसपास में है, 0.40% के आसपास में, ऐसे इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। बाकी का हमने लाइक आई थिंक इनका जो ऑलरेडी है वो हमने वो डिस्कस कर ही लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कितना दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओवरऑल हमने शायद आई थिंक सारी पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर ली है, राइट। तो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस की लाइक क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट को देख के लग रहा है कि हाँ यार इनका जो जो गाइडेंस था, भले ही बात कर लो लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, उसको भी अचीव किया है, और यदि बात कर लो इनका लाइक क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, उसको भी अचीव किया है। हाँ, इनका जो एक गाइडेंस था लाइक ओपेक्स टू लाइक एसेट्स वाला, तो यहाँ पे इनका गाइडेंस था लगभग 2.70% के आसपास का, उसको थोड़ा मिस किया है, 10 बेसिस पॉइंट के आसपास से 2.80% के आसपास में है। ठीक है, इनकी जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ी होगी, मे बी इनका टीम स्ट्रेंथन किया होगा, या फिर यू कैन से लाइक क्वार्टर 1 के अंदर जो सैलरी हाइक्स होते हैं एम्प्लॉइज के, बोनसेस दिए जाते हैं, उसके कारण इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा होगा। बट हाँ, जैसे-जैसे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो इनका ओपेक्स टू एसेट्स वाला जो पार्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट टू एसेट्स वाला पार्ट है, यहाँ पे मे बी इनका जो गाइडेंस वाला रेंज है 2.6 से 2.7% के आसपास में, उसमें फॉल करने का दिखाई पड़ सकता है। जैसे-जैसे इनको अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर अपना थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट होगा, एसेट क्वालिटी और मे बी इंप्रूव होगी, उस वाले केस के अंदर की बात कर रहा हूँ। बट हाँ, ठीक है, मेजरली कह सकते हैं कि इनका जो गाइडेंस था लोन बुक ग्रोथ का, एसेट क्वालिटी का, और साथ में आपका यू कैन से डायरेक्टली क्रेडिट कॉस्ट का, उसको डेफिनिटली यहाँ पे साफ-साफ अचीव किया, उसके अंदर कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। जो इनका इश्यू आ गया था ना लाइक लास्ट ईयर लाइक क्वार्टर 2 के अंदर, लाइक जो क्वार्टर 1 में जो लाइक मिस्टर ट्रम्प भाई साहब ने जो टैरिफ लगाए थे, तो उनके कुछ-कुछ सिटीज हैं जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम होता है, जहाँ पे लाइक काफ़ी सारे एम्प्लॉयी जॉब करते हैं टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर। उनकी जॉब पे इम्पैक्ट आया था, उसकी वजह से इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई थी। लाइक यू कैन से इनकी ग्रॉस एनपीए बढ़ने लग गए थे, 30+ डीपीडी का नंबर बढ़ने लग गया था। बट ठीक है, समहाउ उसको इन लोगों ने रिकवर करने की कोशिश करी, क्वार्टर 2 में इश्यू रेज़ हुआ, क्वार्टर 3 में इन लोगों ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, क्वार्टर 4 तक इनका कंट्रोल कंप्लीटली हो चुका था। और उनका ग्रॉस एनपीए 1.80% के आसपास में आ चुका था। और जो 30+ डीपीडी का नंबर है, वो भी लाइक जो 4.3% हमने डिस्कस किया, उसके आसपास आ चुका था। अभी क्वार्टर 1 के अंदर बिल्कुल स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब इनके एसेट क्वालिटी में ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे अभी करंटली दिखाई नहीं पड़ रही है। मतलब यू कैन से सब चंगा सी एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। हाँ, आगे जाके ये जो लोग कुछ इंप्रूवमेंट करें, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब एक बार इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का यू कैन से रिस्क के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। तो आई थिंक अब तक जो मैंने वीडियोस बनाए, आप लोगों को पता लग चुका होगा कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, उसकी एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी खराब हुई तो मार्केट आपको वैल्यूएशन का डी-रेटिंग करता है, मार्केट आपको पनिशमेंट देता है। तो वही है, ठीक है यार, इनका जो मेजरली लोन बुक है लगभग टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर है। उन सैलरीड एम्प्लॉइज को जिनकी सैलरी में भी 25,000 30,000 35,000 रुपए के आसपास, 40,000 रुपए के आसपास, महीना के आसपास होती है, तो उनकी जॉब पे इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर सब कुछ अच्छा चलेगा, रूरल इकोनॉमी में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। रूरल एरिया के अंदर जो लोग एम्प्लॉइज ग्रुप में जो जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब पे कोई आंच नहीं आएगी। तो डेफिनेटली इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ेगा। और सीधी सी बात है, मैक्रोज अच्छे होने चाहिए, हमारी रूरल इकोनॉमी इकोनॉमी अच्छे से चलनी चाहिए। जो भी यहाँ पे रूरल एरिया में जो भी लाइक फैक्ट्रीज हैं, या फिर जो भी यू कैन से कंपनी जो वहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट करती हैं, उनका काम धंधा बढ़िया चलना चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है। यदि वो अच्छा रहा तो इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी। बट हाँ, मैक्रोज कभी भी खराब हो सकते हैं, उसको हमें ट्रैकिंग करके चलना पड़ेगा। लाइक लास्ट ईयर जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा दिक्कत आया था, उसकी वजह से कुछ कुछ लाइक इनके जो कस्टमर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होम फर्स्ट के,
उनकी जॉब चली गई थी, तो वो इम्पैक्ट आया था इनके एसेट क्वालिटी पे। तो वो सारी चीज़ें हमें ट्रैक करके चलनी पड़ेगी। बट आपको तो पता ही है लाइक जैसे लास्ट ट्रम्प वाला टैरिफ आया, उसके बाद चीज़ें ट्रबलसम के अंदर आई, स्टॉक प्राइस में ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी। बट अब देखो ना वापस जब इंप्रूव हो गया तो ठीक है, वापस चीज़ें ऑन द बैक ऑन द ट्रैक है। तो यही खासियत होती है कि ऐसे एनबीएफसी की जो 100% सिक्योर लेंडिंग करता है, लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात कर लो या फिर गोल्ड लोन एनबीएफसी की बात कर लो या फिर जो लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है उस एनबीएफसी की बात कर लो। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि लाइक ये इनका मे बी हेवी एसेट क्वालिटी खराब होगी ना, तो ठीक है प्लस माइनस 30, 40, 50 बेसिस पॉइंट का फ्लक्चुएशन आ जाएगा। बट कोई बड़ा सडन एनपी में राइज नहीं होगा कि लाइक 2% का एनपी था, वो बढ़ के 7, 7, 8% का हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, प्लस माइनस 40, 50 बेसिस पॉइंट का फ्लक्चुएशन आ जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। दिस इज द गुडनेस ऑफ द लाइक 100% सिक्योर लेंडिंग करने वाले एनबीएफसीज का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, जिसके लिए हमेशा आपको मैं फोकस करने का बोलता हूँ, बिकॉज लाइक जो 100% सिक्योर लेंडिंग करता है ना, तो उसका हम लोग आगे का प्रोजेक्शन ड्राइव कर सकते हैं कि इनकी आगे बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट कितनी होगी, बुक वैल्यू कितना बन जाएगा, नेटवर्क कंपनी का किस रेट से ग्रोथ करेगा, वहां पे एक फिजिबिलिटी दिखाई पड़ती है। और ये बुल मार्केट आएगा उस टाइम पे में भी वहां पे एक अच्छा खासा वैल्यूएशन एक्सपेंशन दिखाई पड़ सकता है। तो दैट्स द रीजन लाइक जो अनसिक्योर लेंडिंग करने वाले एनबीएफसीज होती है ना, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना अपकमिंग ईयर्स का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एसेट क्वालिटी खराब हुई तो आपके प्रॉफिट्स गायब हो जाएंगे, जो हुआ ना माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसीज के अंदर और लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। तो दैट्स द लॉजिक लाइक अपकमिंग ईयर्स का नेटवर्क का कैलकुलेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी का कैलकुलेशन, आपका उसके बेसिस पे नेटवर्क कितनी ग्रो करेगी, बुक वैल्यू पर शेयर कितना ग्रो करेगा, वो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है 100% सिक्योर लेंडिंग करने वाली एनबीएफसीज के अंदर। दैट्स द रीजन मैं हमेशा उसके बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, अब एक बार इस लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, करंटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का स्टॉक ट्रेड करता है 2.8 के प्राइस टू बुक रेशियो के आसपास ट्रेड करता है। इनका क्वार्टर वन का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, लगभग 14.5% के आसपास में आया है। और मैं देख रहा था ये लोग अभी लगभग टोटल प्रॉफिट का लगभग 10% के आसपास में डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। तो जो डिविडेंड के रूप में पैसा बांट दिया तो बचा हुआ पैसा ही तो इनकी नेटवर्क में ऐड होगा ना। तो मोटा-मोटी देखो यदि 14.50% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो मे बी यू कैन से एंड होते-होते लगभग 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी मान भी लेता हूँ। सपोज़ और 10% पैसा इनका टोटल प्रॉफिट बनेगा, उसका 10% यदि इनका यू कैन से डिविडेंड में बँट भी जाएगा, तो भी बुक वैल्यू को ग्रोथ करने के लिए इनका जो परसेंटेज बचेगा लगभग 13-14% के आसपास बनेगा। और यदि मैं बात करूँ एफवाई 28 के पर्सपेक्टिव से, तो मे बी बेटर और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है और अच्छे से डिलीवरी कर पाते हैं, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अराउंड 16-17% वाली रेंज के आसपास जा सकता है। तो वहां पे यदि मैं डिविडेंड को हटा दूं तो मे बी वहां पे जो बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट के लिए परसेंटेज बनेगा समथिंग समथिंग 15% के आसपास में। तो यदि मैं इनका बुक वैल्यू का ग्रोथ टोटल ड्राइव करना चाहूँ नेक्स्ट 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से, एफआई 27 का लगभग 13-14% के आसपास का, एफआई 28 का लगभग यू कैन से 15% के आसपास का, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो उनकी बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट निकल के आती है लगभग लगभग 30% के आसपास में नेक्स्ट 2 साल के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार देखते हैं कि यदि 2 साल बाद यदि बुल मार्केट आता है या फिर लेट्स से बुल मार्केट स्टार्ट हो जाता है 1 साल बाद में और वो एकदम अपना यू कैन से आगे कंटिन्यूअस रहता है। तो 2 साल बाद में यदि बुल मार्केट रहता है, तो इस वाले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कितना वैल्यूएशन में एक्सपांशन मिल सकता है। तो मैं देख रहा था इनका डेटा, लास्ट वाले बुल मार्केट में इनको यू कैन से प्राइस टू रेशियो मिलता था लगभग 4.5 के आसपास का, कभी-कभार तो 5 के आसपास का भी यू कैन से राइज किया, बट उस टाइम पे इनकी लोन बुक की ग्रोथ रेट 35% के आसपास होती थी। तब इनको लाइक यू कैन से 5 का प्राइस टू रेशियो मिलता था। अभी तो इनका लोन बुक का ग्रोथ रेट घट गया है, 25% के आसपास ग्रोथ करती है और वही मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है। तो मान के चल रहा हूँ कि जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा तो मे बी लाइक इनका प्राइस टू रेशियो अगेन 4 से 4.5 के बीच में यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 25% की लोन बुक ग्रोथ के लिए 4 के आसपास का प्राइस टू रेशियो गुड एनफ। यदि आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट 35-40% होगा तो फिर ठीक है, मे बी 100% सिक्योर लेंडिंग हो तो मे बी मार्केट आपको 5 का 5.5 का पीबी रेशियो दे दे। बट ठीक है, 25% की ग्रोथ के लिए मे बी 4, सवा 4 के आसपास का पीबी रेशियो कैन बी आराम से मिल सकता है बुल मार्केट वाले केस के अंदर, यदि आपका 100% सिक्योर लेंडिंग वाला एनबीएफसी है, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो आपका करंट पीबी रेशियो कितना है? 2.8 के आसपास में है। कितना एक्सपेंशन हो सकता है नेक्स्ट बुल मार्केट तक? लगभग 50% के आसपास में। तो यदि मैं इनका मार्केट का आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने की कोशिश करूँ ना नेक्स्ट 2 इयर्स का पर्सपेक्टिव से, तो मेरे को बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट को जो फैक्टर कितना निकला था, आई थिंक 30% का निकला था, 1.30 का फैक्टर निकला था। और यदि मैं यहाँ पे पीबी रेशियो का एक्सपांशन का फैक्टर निकालूं तो 50% जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया, उसका 1.50 का फैक्टर हो जाएगा। तो यदि मैं दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो लगभग लगभग जो उनका टोटल मार्केट कैप का मल्टीप्लाई फैक्टर निकल के आता है, लगभग 2 के आसपास का निकल के आता है नेक्स्ट बुल मार्केट पर्सपेक्टिव से। गिवन द कंडीशन इनका ऐसे कोई मैक्रो इश्यू ना हो, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहे, रिटर्न ऑन इक्विटी लाइक 14, 15, 16, 17% के आसपास में डिलीवर हो नेक्स्ट 2 साल के लिए कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट फेज के अंदर सारी चीजें जाएं, उस वाले केस की मैंने यहाँ पे बात करी है। हाँ, यदि इनका एसेट क्वालिटी लेट से कभी खराब हो जाती है, ऊपर नीचे थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो मे बी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 16-17% ना हो गई, 12%, 13% के आसपास डिलीवर हो सकता है। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी का लाइक एसेट क्वालिटी खराब होगा तो मार्केट फिर आपको वैल्यूएशन में रेटिंग नहीं देगा, वो भी एक दिक्कत है। तो वो दोनों तीनों जो फैक्टर हैं वो सारे हमें हमारे दिमाग में कंसीडर करके आगे यहाँ पे हमारे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक मैंने यहाँ पे यदि कुछ एनालिसिस कर दिया वैल्यूएशन का तो आप लोग उसको लाइक आंख मूंद के एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आगे जाके फंडामेंटल्स खराब होंगे, लोन बुक की ग्रोथ रेट घटेगी, तो चीजें यहाँ से डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इस स्पेसिफिकली इस एनबीएफसी को जो मैंने बात करी इसको हमें
अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा, राइट? सो ये मैंने लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में मेरा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से बोलता रहता हूँ, लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज़ ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं, तो डेफिनिटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी, क्वेश्चंस का वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।